हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। तो गद्य खंड की यहाँ पर एक चैप्टर हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा माता का अंचल। शिव पूजन सहाय जी ने ये लिखा है। इसमें लेखक जो है अपने बचपन की बात यहाँ पर आपको बता रहे हैं और आपसे शेयर कर रहे हैं कि क्या कुछ वो अपने बचपन में किया करते थे। यहाँ पर उन्होंने एक दो लाइनें लिखी हैं कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। तो क्या कहते हैं कि हमारे जो पिताजी थे वो सुबह सुबह उठ करके और निबट नहा करके पूजा करने बैठा जाया करते थे और हम जो है बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, अर्थात उनका ज्यादा जो लगाव था अपने पिताजी के साथ था। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, अर्थात माता से उनका कम लगाव था लेकिन पिताजी से उनका ज्यादा लगाव था। फिर क्या कहते हैं, माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था, इसलिए पिताजी के साथ ही हम क्या करा करते थे, बाहर के बैठक में सोया करते थे और वह अपने साथ ही हमें उठा करके उनको नहला धुला करके क्या किया करते थे, उनके साथ वो पूजा में बैठा करते थे। और आगे क्या बताते हैं कि वो जो है बभूत भी उन पर लगा दिया करते थे। अब देखिए कुछ यहाँ पर क्या कहते हैं, इसके बाद वो जो अपने उनके सिर पर यानी उनके जो लिलार अर्थात जो उनका माथा होता है जहाँ पर हम टीका लगाते हैं, तो वहां उसको क्या कहा जाता है, लिलार। और त्रिपुंड यानी कि जो आपने भगवान शिव का देखा होगा, जो उनके सिर पे लगी होती हैं तीन जो है तिरछी आड़ी जो लाइनें होती हैं और एक इस प्रकार से खड़ी लाइन होती है, तो उसको त्रिपुंड कहा जाता है। तो हमारे लिलार में बभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी और बभूत रमाने से हम जो है खासे बम भोला बन जाते थे। अब कहते हैं पिताजी हमें प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। तो इनके बचपन में इनके पिताजी इनको भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, लेकिन इनका जो नाम था वो तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे। आगे कहते हैं कि जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तब उनकी बगल में बैठकर जो है हम जो है शीशे में अर्थात जो आईना है, आईने में अपना मुंह जो है निहारा करते थे, अर्थात मुंह देखा करते थे। जब हम अपनी ओर देखते तब हम कुछ जब जब जो है वह हमारी ओर देखते, कौन, पिताजी, तो हम कुछ लजा कर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुराते थे। पूजा पाठ चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे और अपनी एक रामनामा बही में हजारों नाम लिखकर वह जो है पाठ करने की पोथी के साथ जो है बांध कर रख देते थे। और फिर वो क्या करते थे, देखिए 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते थे तब हम उनके कंधे पर ही बैठे रहते थे, यानी कि जब तक वो मछलियों को दाना देकर घर नहीं आते थे तब तक वो उनके कंधे पर ही बैठे रहते थे। ठीक है। जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटते तब जो है बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर जो है हमें बिठाकर झुका झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी से हमसे जो है कुश्ती लड़ा करते थे और शिथिल होकर यानी कि कमजोर होकर हमारे बल को वो क्या करते थे, बढ़ावा देते थे और हम उनको पछाड़ देते थे। तो इस प्रकार से जो है उनके पिताजी और उनके बीच जो है ये चलता था और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें, ये हम पढ़ चुके हैं इसलिए इसको स्पीड में पढ़ रहे हैं, ठीक है, मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हम उनसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे तब हमारी बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल जो है उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने के मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर उनकी मूछें फिर से नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोते थे और लगते हैं और हम जो है अलग अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। तो इस प्रकार की जो है वो नाटक किया करते थे, अपने बच्चे के साथ खेला करते थे। तो आप आगे देखिए, उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते थे तब साथ में हम जो है चौकी पर खाने के लिए बैठते थे। हमें अपने साथ ही वो जो है क्या करते थे, खाना खिलाते थे।
फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर जो है खिलाते थे। जब खाकर अफर जाते थे, यानी कि जब पेट भर जाता है और आपका पेट में जो है एक अलकस सा आपको आने लग जाता है, उसे अफर जाते थे, तब मैया थोड़ा सा, अपनी माँ को वो क्या बोला करते थे, मैया कहा गया किया करते थे। तो मैया थोड़ा सा खिलाने के लिए हट करती थी, यानी कि जब वो खाना खा लेते थे पिताजी के साथ, तो बाबूजी का खाने खिलाने के बाद उनकी मैया जो है फिर से जिद किया करती थी कि इनको इसको और खाना खिलाइए। तब बाबूजी से कहने लगती कि आप तो चार चार दाने के कोर मुंह में क्या करते हो, देते जाते हो। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा चुके हैं। तो उनकी माताजी पिताजी से ये बात कर रही है, आपको तो खाने का ढंग नहीं जानते, है ना, बच्चे को भर भर मुंह जो है कोर खिलाना चाहिए। तो उनकी माता जो है अब उनके पिताजी को खाने का ढंग सिखा रही है। जब खाएगा बड़े बड़े कोर, तब पाएगा दुनिया में ठोर। ठोर का मतलब आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, स्थान या जगह। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जब बड़े बड़े कोर खाएगा, यानी कि जो निवाला कहते हैं ना जिसको, बड़े बड़े निवाला, या फिर एक बाइट जो है बहुत बड़ा सा ले लेना, मुंह भर भर के खाएगा, तो तब दुनिया में वो जगह पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, ठीक है। मर्द हुए क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए, यानी कि मर्द यानी कि आदमी लोग क्या जानते हैं जो बच्चों को कैसे खिलाना है। तो उनकी माताजी जो है पिताजी से ये कहती हैं, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी यानी कि माता के हाथ से खाने से बच्चों का पेट भरता है। यह कहकर वो थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो जब माताजी छोटे बच्चों को खिलाती हैं तो इसी प्रकार से बोलती हैं कि ये देखो ये आ गया, तोता आया, मैना आया। इसी प्रकार से उनकी माताजी भी उनको खिलाया करती थी कि जल्दी खाओ नहीं तो उड़ जाएंगे। कौन कौन, तोता मैना कबूतर हंस मोर, ये सभी नहीं तो उड़ जाएंगे। अब क्या कह रहे हैं, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका नहीं मिलता, अर्थात फिर से वो खाना खा लेते थे, किसके साथ, अपनी मैया के साथ, ठीक है। अब आगे देखिए लेखक ने क्या कहा, जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी से कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। तब उनको उनके बाबूजी क्या कहा करते थे कि अच्छा अब आपने खाना खा लिया है, अब तो आप राजा हो, अब जाकर खेलो। अब देखो खेल भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था, किस किस प्रकार का वो खेल करते थे। बस हम उठकर जो है उछलने कूदने लगते थे, और फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का जो घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ जाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चूलू कड़वा तेल जो है हमारे सिर पर डाल ही देती थी। अब जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनका जो ये सिर का तलवा होता है, ये जगह जो है दबदब करता रहता है, तो माता जी वहां पर क्या डालती हैं, कड़वा तेल यानी कि सरसों का तेल डाला करती है, ठीक है। तो क्या कहती हैं कि जब मैं गली में घूम रहा होता था तो माता जी जो है हमारे सिर में तेल डाल देती थी। हम रोने लगते थे और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते थे, पर वह हमारे सिर में तेल थोप कर हमें उबट कर ही छोड़ती, यानी कि तेल वो डाल के ही रखते, क्योंकि वो रोते थे तो पिताजी उस पर बिगड़ जाते थे कि क्यों बच्चे को रुला रही हो। तो वो फिर भी जो है मानती नहीं थी, वो तेल डालकर ही मानती थी। तो आगे देखिए फिर क्या कहते हैं कि फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में खिसकते खिसकते बाहर आ जाते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जो है जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। तो वो क्या कहते हैं, बाहर आते ही वहां पे बच्चों का जो झुंड था वहां उनको मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही खिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते। अब तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, जो नाटक हमने कल की क्लास में भी पढ़ा। तो क्या क्या वो नाटक किया करते थे यहाँ पर लेखक, अब देखिए क्या क्या नाटक करते हैं, ठीक है, क्या क्या वो बना देते हैं। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था, ठीक है। बाबूजी की जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते हैं बाबूजी, वही रंग मंच बनती है, और उस पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चदोआ, ठीक है, तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। इस प्रकार के नाटक किया करते थे वो बचपन में, ठीक है ना। तो मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी, उसमें चिलम के
खोंचे पर कपड़ों के थालों में ढेले के लड्डू और पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ। अब देखिए क्या क्या चीजों से वो बना देते थे, ठीक है। जो गीली मिट्टी है उसकी वो जलेबियाँ, और जो फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। अब ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग क्या होते थे, दुकानदार होते थे, क्योंकि वहां पर वो नाटक कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, ठीक है। बाबूजी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। अब इसमें जो है, इस नाटक में उनके बाबूजी भी शामिल हो जाते थे, ठीक है। अब आगे देखिए, थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे और धूल की मेड़ दीवार बनती, और तिनकों का जो छप्परा, दातून के खंबे और दिया सलाई की पेंटिंग पेटियों के किवाड़, जो आपके घड़े के मुहड़े होते हैं कि चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई बन जाती थी, और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी और धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जुनार तैयार करते थे। हम ही लोग जुनार करते थे। जुनार का मतलब होता है दावत, ठीक है ना। तो भोजन करना या दावत करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम ही लोग जुनार करते थे और हम ही लोग जुनार में बैठते थे, क्योंकि दावत करने वाले भी वही हैं बच्चे, जो उनके लेखक की यहाँ पर हमजोली हैं। और हम ही लोग क्या थे, करने वाले थे, और हम ही लोग खाने वाले भी थे, ठीक है। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जो है जिमने के लिए बैठ जाते। जिमने का मतलब भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। अब बच्चे तो वहां पर सब लोग क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, अलग अलग चीजों की वो जो है, जो टूटे फूटे चीज हैं उनसे जो है अलग अलग चीजें बना रहे हैं। अब बच्चे जो हैं इस प्रकार से दावत करने का नाटक कर रहे हैं, और कुछ बच्चे नाटक उस दावत में बैठ करके खाना खा रहे हैं। सब नाटक चल रहा है, और इसमें उनके पिताजी भी जो है धीरे से आकर उस दावत में बैठ जाते थे। उनको बैठता देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ करके भाग चलते थे, क्योंकि वो जो है वहां पर नाटक कर रहे होते हैं। हम लोग हंस करके भाग निकलते थे, हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो उनके पिताजी क्या कहते थे कि कब भोज होगा भोलानाथ। भोलेनाथ को क्या कहा कहते थे वो, कि भोलेनाथ अब कब भोज होगा, ठीक है। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। अब कनस्तर का वो बना देते थे, तंबूरा बजता था, ठीक है। अमूले की घिस कर सहनाई बनाई जाती थी, और टूटी चूहेदानी की पालकी बनती थी। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे। अब यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि हम जो हैं उस बारात में समधी बनकर घोड़े की जगह बकरी पर चढ़ लेते थे, ठीक है। और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर क्या करती थी, दरवाजे लगती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा था, ठीक है, रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उधार कर, ठीक है, क्या करते थे, दुल्हन को का मुख निरखने लगते। क्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे, क्योंकि दुल्हन भी तो उन्हीं में से कोई एक होगा, है ना। तो त्यों ही वो जो है एक बार उनको फिर से हंसी आ जाती और वहां से भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली एकजुट हो जाती और इकट्ठे होते ही राय जमती कि खेती की जाए। अब इतने नाटक वो पहले कर लेते थे, और इसके बाद जब पिताजी फिर से वहां आ जाते हैं, भोज भी हो गया है, अब यहाँ पर बारात की मंडली भी निकल गई है, अब फिर से जो है उनकी मंडली जुड़ जाती है, इकट्ठे होते ही खेती की जाए। बस चबूतरे की छोर पर घिरनी गड़ जाती थी और नीचे की गली जो है कुआं बन जाती। तो खेती के लिए भी वो अलग अलग चीजें बनाते थे, ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। और साथ साथ जब उनकी खेती होती है इन सभी चीजों से, इसके बाद लास्ट में उनकी हाथों हाथ उनकी फसल भी वो काट लेते थे, और काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारा कियारी जो उपजी सो भई हमारी। तो इस प्रकार से वो गाया करते थे। फसल को एक जगह रखकर उन्हें पैरों से रोंद डालते और कसूरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोड़कर, यानी कि जब फसल वो बनाते थे फिर उसको बेचने का भी वो वहां पर नाटक किया करते थे, ठीक है ना।
इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग यूं का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हंसते हुए जो है वहां से भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। तो लेखक यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार के नाटक हम जो है यहाँ पर बराबर खेला करते थे। ठीक है, अब जो है अब लेखक आगे क्या कहते हैं कि जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। वहां पर ददरी का कोई मेला लगता था, तो वो जो है उन आदमियों को, क्योंकि मेले में तो सभी लोग जाते हैं, तो उन लोगों को देख करके क्या कह रहे हैं, हम झुंड देख कर जो है कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भैयो ददरी सतु सतु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाते थे। क्या चिल्लाते थे? रहरी में रहरी पुरान रहरी ढोला के कनिया हमार मेहरी। तो इस प्रकार से जो है वो दूल्हे को देख करके गाना गाया करते थे। अब यहाँ पर एक शब्द आया है रहरी। रहरी का मतलब यहाँ पर अरहर से है, ठीक है ना। तो इस जो है गाना वो गाया करते थे। इसी पर एक बार एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ रेला और मारा। उस खसूट खबीस की जो सूरत है वो आज भी जो है हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है और आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम जो है चापते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और फट पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं आगे लेखक कि जब आंधी आती थी और आम की जब फसल होती थी तो आंधी के आने से जो पके हुए आम होते हैं ना वो नीचे गिर जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे ही आंधी वहां से चल जाती थी हम भी जो है बगीचे में पहुंच जाते थे, किस लिए, बाग में दौड़ पड़ते ताकि वहां पर जो आम गिर जाए उनको वो खा ले। तो वो चूसते थे, चापते थे, आम को खाए जाते ना जैसे चूसने वाला, उनको एक तरफ से पूरा खोला नहीं जाता है तो उसको इस प्रकार से वो चापते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे और बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई और बरखा उधरे बिलाई। तो अब जो है यहाँ पर क्या कह रहे, एक दिन जो है पहले आंधी आई फिर बारिश जो है वहां पर आने लगी लेकिन बरखा न रुकी। तो वो जो है इस प्रकार से चिल्ला उठे कि एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा जो है न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। यानी कि वो जो है कई देर तक रुके रहे लेकिन बारिश जो है बंद नहीं हुई। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। आपने कुत्ते के कान में देखा होगा अठई, वो चिपकी होती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। ठीक है, बरखा बंद होते ही थम गई, यानी कि बंद हो गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। अब वो बाग में, क्योंकि आंधी आई थी लेकिन आंधी के बाद अब उनको जाना था बाग में। बाग में जाने से पहले ही बारिश आ गई। बारिश आई तो वो पेड़ के जड़ पर रुक गए। जैसे ही बारिश थमी वैसे ही वो लोग बाग में चले गए। बाग में जाते ही वहां उनको बहुत से बिच्छू नजर आए। ठीक है, अब लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। बैजू नाम का कोई लड़का होगा, वो जो है बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में जो है मोहसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो बच्चे जो हैं बड़े शैतान थे। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा हम लोगों को। बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, यानी कि अब जो है अपने अपने घरों में चले गए जब उन्होंने, किसने, मूसन तिवारी ने उनको वहां से खदेड़ डाला।
जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। पाठशाला यानी कि जो स्कूल होती थी पहले, तो वहां पर उसको पाठशाला कहा जाता था। ठीक है, तो पाठशाला में वो चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, यानी कि वो वहां से तुरंत भाग गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, बहुत दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकाने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी चिरौरी करके हमें घर ले चले। यानी कि वो जो है गुरुजी को क्या करने लग गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, दीनता पूर्वक की जाने वाली जो प्रार्थना होती है उसको कहा जाता है चिरौरी। ठीक है ना, यानी कि उन्होंने गुरुजी से एक प्रकार से माफी मांगी कि जो बच्चा है अभी गलती हो गई है, तो वो जो है वहां से अब जो है किसको लेखक को वहां से घर ले गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। अब वहां से तो वो आ गए, लेकिन रास्ते में फिर उनके साथ के जो बच्चे थे, वो लड़कों का उनको झुंड मिला। वो जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गर गर पुआ, हम खाइब पुआ, न खेलब जुआ। तो क्या गा रहे थे वो, माई पकाई गर गर पुआ, हम खाइब पुआ, न खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना सब हम जो है भूल गए। ठीक है, हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर मिलकर लगे वही तान सुर आलापने, यानी कि वही चीज वो भी गाने लग गए। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। ठीक है, उसमें चिड़ियों का क्या था, झुंड था। ठीक है ना, झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमने कुछ देर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी वहां पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। क्या कह रहे हैं, हम में से कुछ लोग वहां पर, बाबूजी और हमारे जो गांव के लोग थे, वो वहां खड़े खड़े क्या कर रहे थे, तमाशा देख रहे थे और यही कहते हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। क्या, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। ठीक है, एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। अब इतने शैतान थे वो बचपन में। ठीक है, उनका जो झुंड था। आगे कहते हैं एक टीले में जाकर वो जो है चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए, जब तक गणेश जी के चूहों की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। ठीक है, तो तब तक जो है वो क्या कर रहे थे वहां से, तब तक वहां से क्या आया, एक सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अनटाचित, किसी का सिर फूटा और किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे और हमारी सारी देह जो है लहूलुहान हो गई, अर्थात खून से, क्योंकि वो गिरे कहीं उल्टा गिरे, कहीं सीधे गिरे। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, क्योंकि जहां वो खोद रहे थे वहां पर क्या निकला, सांप निकला। ठीक है, अब आगे देखिए, हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के ही पास चले गए। जाकर उसी के गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, यानी कि उनको साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी।
अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं, देखिए उनके साथ वैसे तो वो अपने पिताजी के साथ ही रहा करते थे, हर काम वो अपने बाबूजी के साथ ही किया करते थे। लेकिन जैसे ही उन पर बहुत बड़ा संकट आया, वो उल्टे पांव घर भागे, तो उस समय उन्हें पिताजी की याद नहीं, किसकी याद आई, माता जी की याद आई। अब जो है उन्हें पिताजी की गोद नहीं दिखी, बल्कि वो अपनी माता जी के अंचल में छिप गए। ठीक है। हमें डर से कांपता देखकर बहुत जोर से रो पड़ी। अब बच्चे को देखकर इस प्रकार से डरा हुआ उसकी उनकी जो माता जी थी वो भी जो है डर करके जो है रोने लग गई। ठीक है, क्योंकि बच्चे को दुखी देखकर उनकी मैया भी जो है क्या हो गई, दुखी हो गई। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। अब झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सांस सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। ठीक है, तो क्योंकि वो घायल भी हो चुके थे, पूरे शरीर में उनके जो है क्या था, खून ही खून हुआ था। तो क्या कहते हैं, मैया जो है यहाँ पर अब झटपट हल्दी पीस कर जो है हमारे घावों पर थोपी गई, क्योंकि जहाँ घाव होते हैं हल्दी जो है एंटीबायोटिक का काम करती है, तो हल्दी को पीस करके उनके घावों पर लगाया गया। अब वो जो है इतने डर गए थे लेखक, तो वो जो है ढंग से सांप भी नहीं बोल पा रहे थे, है ना। तो सा करके फिर सा सा प उनके मुंह से नहीं निकल रहा था। कहते हुए मैया के अंचल में वो फिर से जो है आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे जो है खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए और आकर झट हमें मैया की गोदी से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। तो अब यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं, लेखक का यहाँ पर जैसे कि शीर्षक का नाम ही है माता का अंचल। तो लेखक ने अभी हमने पूरा जो चैप्टर पढ़ा, पूरा जो गद्य खंड पढ़ा, उसमें हमने क्या देखा, लेखक जो है अपने सारे काम सुबह उठने से लेके रात सोने तक के सारे काम जो है अपने पिताजी अपने बाबूजी के साथ किया करते थे। वो सुबह उठते थे तो उनके पिताजी उनको उठाया करते थे। वो ब्रश वगैरह करके नहा धुला करके उनके पिताजी उनके साथ किया करते थे। फिर वो मछलियों को दाना देने जाते थे और रास्ते में खेल कूद करके फिर वापस आते थे, और जितने भी वो नाटक अपने पूरे दिनचर्या में किया करते थे वो सारे नाटकों में उनके पिताजी उनके साथ रहा करते थे। जो स्कूल के जो पाठशाला से भी जो उनके साथ जो शरारतें हुई, जो स्कूल में जाके भी उनके पिताजी ने उनका साथ दिया। लेकिन जब लेखक पर बहुत गहरा संकट आया तो उस समय लेखक को पिता की गोद नहीं, उसको उनको जो है माता के आंचल की याद आई। तो तुरंत से वो फिर जो है अपनी माता के पास चले गए। पिताजी के छीनने पर भी उन्होंने माता का जो आंचल है उसको नहीं छोड़ा। वही अर्थात यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं चैप्टर का नाम ही क्या है, माता का अंचल। तो लेखक यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि माता के आंचल जो है, जब हम पर बहुत ज्यादा संकट आता है तो फिर हम अपनी माता के अंचल में ही चले जाते हैं। बहुत डरे हुए थे लेखक, लेकिन पिताजी के साथ रहकर भी जो है वो पिता के पास नहीं गए। तो यहाँ पर इसी के साथ ये चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, और यहाँ लेखक जो है अब यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे को अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर अपनी माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी वजह क्या हो सकती है? तो यही बात यहाँ पर यही हुआ है कि जो लेखक हैं वो पिता के साथ तो रहा करते थे, काफी जुड़ाव भी था, लेकिन जब विपदा आई तो उन्होंने पिता की गोद नहीं बल्कि माता का अंचल का चुनाव किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है, इसको आपने अपने विचार में लिखना है। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर खिसकना क्यों भूल जाता है? ठीक है ना।
आपने देखा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तक खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार से तुकबंदी करते थे। आपको किसी यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तो ये प्रश्न उत्तर हैं और बेसिकली यहाँ पर इन प्रश्न उत्तरों से आपको अब ये प्रश्न उत्तर हम जो है नेक्स्ट इसी में करेंगे नोट में। तो देखिए ये जो है आपका चैप्टर, इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। अब इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे नेक्स्ट नोट्स में। तो जैसा कि हमने पहला प्रश्न देखा कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे को अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। जो भोलानाथ था, तो वो जो लेखक है हमारे, उनको जो है अपने पिताजी से बहुत ज्यादा लगाव था। लेकिन फिर भी जब उनके विपदा आई, जब वो क्या हो गए थे, बहुत डर गए थे और काफी लहूलुहान भी वो हो चुके थे क्योंकि वो गिरे भी रास्ते में सांप को देख करके। तब वो जो है फिर भी अपनी माता की शरण उन्होंने ली है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? ठीक है, तो यह बात सच है कि बच्चे को जो है अपने पिता से अधिक लगाव था और उसके पिता जो है उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, उसके संग दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे। परंतु विपदा के समय उसे लाड़ की जरूरत थी, अत्यधिक ममता और माँ की गोदी की जरूरत थी। उसे अपनी माँ से जितनी कोमलता मिल सकती थी उतनी पिता से नहीं। यही कारण है कि संकट में जो है बच्चे को माँ या नानी याद आती है, बाप या नाना नहीं। माँ का जो लाड़ है वो घाव को भरने वाले मरहम की तरह होता है, वो इसी प्रकार से काम करता है। इसलिए जो है बच्चे को यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं उनको जो है विपदा के समय किसकी याद आई? अपनी माँ के आंचल की याद आई। तो यहाँ इस चैप्टर से लेखक हमें क्या समझाना चाहते हैं? आपका चाहे अपने पिता से, अपने बाबूजी से कितना भी लगाव हो, लेकिन जब संकट आता है उस समय आपको सबसे ज्यादा जो प्यार करता है वो आपकी माता जी हो सकती है, आपकी मैया हो सकती हैं। तो इसी के साथ इस प्रश्न का उत्तर आप लिख लेंगे। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर खिसकना क्यों भूल जाता था? तो दूसरा प्रश्न, जैसा कि आपने इससे पहले जो हम चैप्टर में भी देखा था कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर खिसकना क्यों भूल जाता था? शिशु जो है अपने स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ उसके साथ खेलना अच्छा उसे लगता है। अपनी उम्र के साथ जिस रुचि से वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ जो है जिस रुचि के साथ वो खेलता है वह रुचि बड़ों के साथ नहीं होती है। दूसरा कारण इसका एक मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है कि बच्चों को अपने साथियों के बीच खिसकने या रोने में हीनता का अनुभव होता है। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर खिसकना भूल जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को लिख लेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा है कि आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके जो साथी हैं जब जब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि आपके खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तो ये तो आप सभी बच्चे अपने हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, तो आपने अपने हिसाब से लिखना है जो भी आपने तुकबंदी की है। तो आप अपने खेलों के हिसाब से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, परीक्षा उपयोगी नहीं है, लेकिन आप इसको जरूर लिखिएगा। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हर जो है बच्चे की जो खेल और खेलने की जो सामग्री है वो अलग अलग हो सकती है ना। तो भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की जो सामग्री है वो जो है आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है आपको। तो फिर भी यहाँ से देखिए क्या लिखा है कि खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेलने की सामग्रियों में कल्पना से अधिक अंतर आ जा सकता है ना। तो इसको भी आप, इस प्रश्न को भी क्योंकि आपके लिए पूछा है, तो आप जो भी खेल खेलते हैं उसमें आप अंतर लिखेंगे
और जो भोलानाथ और उसके साथी के जो खेल हैं उसमें भी आप इसको देख करके, इसको पढ़ करके इन दोनों खेलों में आप अंतर अपने हिसाब से लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की जो सामग्री से हमारे खेल और खेलने की सामग्री में कल्पना से भी अधिक जो है अंतर हो सकता है। आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, हर बच्चे का अलग हो सकता है। ठीक है ना। भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक जो है आत्मीय संबंध थे, जिससे खेलने की स्वच्छंदता थी। बाहरी घटनाओं, अपहरण आदि का भय नहीं था। खेल की सामग्रियां जो है बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित थी। घर की अनुपयोगी यानी कि जो प्रयोग में नहीं आती हैं वस्तुएं ही उनके खेल की सामग्री बन जाती थी, जिससे किसी प्रकार की हानि भी संभावना नहीं थी। धूल मिट्टी से खेलने से पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी। न कोई रोक, न कोई डर और न किसी का निर्देश था। जो था सब सामूहिक बुद्धि की उपज थी। और ये जो खेल होते हैं ना, जब आप स्वतंत्र होते हैं तब उस समय आपका उस खेल से बुद्धि का विकास भी होता है। ठीक है ना। जैसे कि वो बाजार लगा रहे हैं और किन किन चीजों का वो जो है क्या कर रहे हैं, जब शादी जा रही, शादी का जो है वो समूह निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो है वो क्या क्या बजाना है, क्या क्या वो अलग अलग जो प्रयोग में नहीं है चीजें, उनको भी वो उपयोग में ला रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो है एक प्रकार से बच्चा स्वतंत्र भी है खेलने के लिए, कोई उनको निर्देश देने वाला नहीं है, वो स्वयं से कुछ जो है किस प्रकार से रोल जो है अलग अलग जो है अपना खुद से वो कर रहे हैं। तो इससे बच्चों का जो बौद्धिक विकास है वो भी होता है। ठीक है ना। तो आजकल के खेल में देखिए आपके पास मोबाइल फोन होगा, हर बच्चे के पास मोबाइल फोन होगा, तो वहां वो कुछ सेट चीज कर रखी है, उसी का पीछे कर रहा है, उसी का वो अनुकरण कर रहा है, उसी को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना। तो अपनी बुद्धि का बिल्कुल भी यहाँ पर प्रयोग नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए जो है खेल में बहुत ज्यादा यहाँ पर अंतर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हैं। अब देखिए ये चीज जो है, ये प्रश्न का उत्तर ये नहीं हो सकता है हर बच्चे के लिए। हो सकता है पाठ में किसी बच्चे को कोई और चीज अच्छी लगी हो, है ना। तो हर बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर भी अलग अलग हो सकता है। बट पाठ का जो सबसे रोमांचक प्रसंग है वह एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है ना। और तब वे बच्चे जो है किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं। यह प्रसंग पाठ के हृदय को भीतर तक हिला देता है। क्यों? क्योंकि पाठ में पूरा जो पाठ है, पूरा जो गद्य खंड है, वो उसका जो अभिनेता है वो पिताजी हैं, वो बाबूजी हैं। फिर बाबूजी ने क्या किया, बाबूजी बच्चे के साथ, लेखक के साथ जो है इतना उनका लगाव था, फिर भी जो है अंत में जब सांप दिखता है तो लेखक अपनी माताजी के पास जाता है। तो ये जो प्रसंग है ये जो है हिला देने वाला है। और इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग की ये जो है अनेक हैं, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार के वो नाटक खेल किया करते थे तो उसमें भी अलग अलग चीजों को जो प्रयोग में नहीं आती हैं चीजें, उन चीजों का वो अलग अलग खेल किया करते थे। विशेष रूप से बच्चे के पिता का जो मित्रता पूर्वक जो व्यवहार है, बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चे भोज, शादी या खेती का जो खेल खेलते हैं, बच्चों का पिता बच्चा बनकर जो है उनके साथ क्या करते हैं, खेल करते हैं और उनके साथ शामिल होते हैं। तो इस प्रश्न में हर बच्चे का अलग आंसर हो सकता है, लेकिन ये जो है सबके लिए हो सकता है कि जब बच्चा पहले से अटैचमेंट उसका पिताजी के साथ था, लेकिन अंत में वो जो है अपनी माँ की गोद में, अपनी माँ की आंचल में चला जाता है। तो ये सबसे जो है यहाँ पर दिल दहलाने वाला, या इसको आप कह सकते हैं हृदय को छूने वाला प्रश्न, ये जो है प्रसंग हो सकता है। इसके अलावा आपके अकॉर्डिंग कुछ और भी हो सकता है। तो पाठ को पढ़ने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आगे के प्रश्न को हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।